मैं हूं आपके साथ सैफी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लद्दाख में अवाम ने बड़ी रैली निकाली है। छठे शेड्यूल और स्टेटहुड को लेकर ये रैली निकाली गई है। बता दें कि रैली में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए हैं। लद्दाख में कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और ले अपेक्स कोरी की कॉल पर असर पूरे इलाकों में देखने को मिला है। आज कारगिल समेत पूरे लद्दाख में 6 शेड्यूल और स्टेटहुड की मांग को लेकर बंद रखा गया है। इस बंद को ताजिरों, मजहबी इदारों और तलबा इदारों समेत कई स्टेक होल्डर्स की हिमायत मिली है। वही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लद्दाख पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। मांग को लेकर एक बड़ी रैली निकाली गई है जो लाल चौक कारगिल से शुरू होकर कारगिल बस स्टैंड पर खत्म हुई है। इस रैली में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। इसी पर जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे फिरोज जुड़ गए हैं। फिरोज, लद्दाख में आवाम की तरफ से बड़ी रैली निकाली गई है। सोनम वांगचुक की रिहाई के बाद ये पहली रैली है। किस तरह का माहौल देखने को मिला, कितनी तादाद में लोग शामिल हुए हैं? देखिए सदफ, इस वक्त लद्दाख के अंदर हम देख रहे हैं कि दोनों जिलों में जो है मुसलसल जो पीसफुल प्रोटेस्ट रैलियां हैं वो हमें आज यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। और हम आपको बता दें कि सोनम वांगचुक के रिहाई के बाद से ही ये पहली रैली जो है इस तरह की यहाँ पे देखी जा रही है, जिसमें हजारों की तादाद में जो लोग हैं अलग अलग ब्लॉक से जो है खास तौर पे इसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं। जो सबसे बड़ी रैली है इस वक्त हम आपको बता दें कि लेह के नामग्याल चौक से शुरू हुई थी और लेह के पोलो ग्राउंड में खत्म हो चुकी है, जिसमें हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो गैदर्ड हुए थे। और खास तौर पे 6 शेड्यूल और स्टेटहुड की मांग को लेकर यहाँ पे लोग जो है अपना जो इजहार कर रहे थे। और इसके साथ साथ इस वक्त मैं मौजूद हूँ करगिल के बस स्टैंड पे, जहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस वक्त केडीए की तरफ से जो रैली है वो यहाँ लाल चौक से शुरू हुई। और इस वक्त जो रैली है वो मुसलसल इस वक्त कंटिन्यूस प्रोसेस में है। और जहाँ पे एमपी लद्दाख के साथ साथ केडीए के को चेयरमैन और तमाम रिलीजियस और स्टेक होल्डर्स इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। और इस रैली को कहीं ना कहीं आपको बता दें कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बात करें, स्टूडेंट यूनियंस की बात करें, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल लीडर्स भी आज इस रैली में यहाँ पे शामिल हैं। और कहीं ना कहीं जो है काफी वक्त से जो अहम मुतालिबात चल रहे हैं लद्दाख को लेकर, चाहे वो सेफ गार्ड की बात हो या स्टेटहुड की बात हो, तो उन तमाम चीजों को लेकर इस वक्त जो है लोग यहाँ पे सड़कों पे उतर आए हैं। और लोग खास तौर पे यहाँ पे मांग कर रहे हैं कि सिक्स शेड्यूल और स्टेटहुड की जो मांग है वो उनकी यहाँ पे पूरी की जाए। तो इस वक्त कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे जो है तमाम तर जो चीजें हैं, या पुलिस की अगर हम बात करें, पुलिस की टुकड़ियां भी जो है इस वक्त यहाँ पे लाई हुई हैं। और खास तौर पे जो पुलिस का जो अमला है वो भी इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। और अलग रास्ते जो है खास तौर पे, ताकि लोगों को आने जाने में किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे ऊपर का जो चांचिक का जो रोड है वहां से खास तौर पे ट्रैफिक को भी यहाँ पे डाइवर्ट कर दिया गया है सदफ। और इस वक्त कहीं ना कहीं हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो इस वक्त सड़कों पे यहाँ पे मौजूद है। और खास तौर पे लद्दाख के अहम इश्यूज को लेकर यहाँ पे मांग की जा रही है। और इसके साथ साथ जो बाकी 2 और जो अहम लोग इस वक्त जेल में बंद है उसकी रिहाई को लेकर भी यहाँ पे मांग की जा रही है। देंदल, नामग्याल और स्मरला को लेकर भी यहाँ पे जो है बार बार जो है लोग यहाँ पे आवाज उठा रहे हैं। और 6 शेड्यूल और खास तौर पे 6 शेड्यूल और स्टेटहुड को लेकर इस वक्त यहाँ पे मांग की जा रही है। और लोग जो है काफी दूर दराज इलाकों से यहाँ पे इस चौक में यहाँ पे जमा हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं तमाम जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सोशो एक्टिविस्ट जो एक्टिविस्ट हैं यहाँ पे, वो भी आज के दिन पे यहाँ पे मौजूद हैं। और सभी लोग अपनी अपनी राय जो है खासतौर पे 6 शेड्यूल और तमाम चीजों को लेकर यहाँ पे दे रहे हैं। और उम्मीद यही जता रहे हैं कि जिस तरीके से अब नई एलजी की लद्दाख के अंदर नियुक्ति हुई है सक्सेना जी की, उसके बाद से जो है अब तमाम तर चीजें जो है अब कहीं ना कहीं यहाँ पे बदलती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ साथ जिस तरीके से हमने देखा कि सोनम वांगचुक जो काफी वक्त से जो है वो जेल के अंदर बंद थे, जोधपुर, जिसको एनएसए लगा के बंद कर दिया गया था, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं लद्दाख के जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं या आम आवाम जो पब्लिक है यहाँ की, उन्होंने इस स्टेप को यहाँ पे वेलकम किया है। और ये कहा है कि जिस तरीके से सोनम वांगचुक ने हमेशा से लद्दाख के हित के लिए, लद्दाख की भलाई के लिए जिस तरीके से वो जेल में बैठे हैं, तो उनके वेलकम के लिए इस वक्त पूरा लद्दाख यहाँ पे तैयार है। और इसके साथ साथ इस वक्त कहीं ना कहीं लोगों में एक आक्रोश, एक जुनून यहाँ पे देखा जा रहा है कि जब तक मरकजी सरकार जो है इनकी आवाज नहीं सुनती तब तक जो है खामोश रहने वाले नहीं है। और लेह और करगिल इस वक्त
लेह और करगिल के साथ-साथ तमाम जितने भी ब्लॉक्स हैं, चाहे हम सांकू की बात करें, द्रास की बात करें और दीगर जितने भी एरियाज़ हैं, वहाँ पे भी इस वक़्त जो है विरोध प्रदर्शन जो है पीसफुल जो प्रोटेस्ट है, वो यहाँ पे किया जा रहा है सिर्फ। जी। बिल्कुल ठीक है फिरोज। और इसी को लगातार जानकारी के लिए जिगमित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिगमित, क्या सूरत हाल इस वक्त देखने को मिल रही है? एक बार फिर से छठे शेड्यूल और स्टेटहुड को लेकर लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है। जी, जिस तरह से जो कारगिल में आज जो रैली हो रही है और इसी तरह जो आज लेह में भी जो एपेक्स बॉडी द्वारा जो कॉल दी गई जो रैली में जो कि स्टार्ट हुई सिंगल चौक से लेकर इस वक्त मैं हूँ लेह के ऐतिहासिक पोलो ग्राउंड में। यहाँ पर जो कल्मिनेशन वो रैली हुई, अभी जस्ट जो रैली जो है आज वो अभी खत्म हुई, जहाँ पर हजारों के तादाद में जो लोग जुड़े थे। जिस तरह से मेरे सहयोगी ने कहा कि जो किस इश्यूज पे आज जो रैली दोनों खित्ते लद्दाख के दोनों खित्ते लद्दाख में डिस्ट्रिक्ट में दोनों डिस्ट्रिक्ट में था, जिस तरह से उन्होंने इश्यूज लद्दाख के सेफगार्ड के इश्यूज को लेकर जो आज यहाँ पर लोगों को एड्रेस किया यहाँ पर स्पीकर द्वारा, जिसमें मैंने कहा कि बहुत सारे हजारों के तादाद में यहाँ पर आज लोग जुड़े थे। जी ठीक है जिगमित फिरोज, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। वहीं श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन का इफ्तिताह जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने किया। इसके साथ ही कश्मीर में बाहर के मौसम और सीजन की शुरुआत हो चुकी है। ज़बरवान पहाड़ियों के दामन में डल लेक के नज़ारे के साथ मौजूद ये खूबसूरत गार्डन आने वाले दिनों में बड़ी तादाद में सयाहों, मकामी लोगों और फोटोग्राफर्स को अपनी तरफ खींचेगा। अहकाम के मुताबिक इस साल यहाँ ट्यूलिप के 70 से ज़्यादा किस्म लगाए गए हैं और लाखों रंग बिरंगे फूल खिलने वाले हैं। ट्यूलिप के साथ साथ हाइसिन, डैफोडिल, मस्कारी और कई तरह के फूल लगाए गए हैं। इंतजामिया ने सैलानियों की बढ़ती आमद को देखते हुए ट्रांसपोर्ट, पार्किंग, सिक्योरिटी और दूसरी सहूलियात के भी खास इंतजाम किए हैं। इस पर जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर जुड़ गए हैं। मीर, ट्यूलिप गार्डन का इफ्तिताह सीएम उमर कर चुके हैं। किस तरह से सैलानियों की आमद इस बार देखने को मिल रही है? क्या कुछ खास इंतजाम उनके लिए किए गए हैं? वेल देखिए, बिल्कुल नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं कि जो ट्यूलिप गार्डन में मल्टीपल डेवलपमेंट्स हुई हैं, चाहे हम बर्ड्स की बात करें या जो इसका जो एरिया जो है उसको और एक्सटेंड किया गया है, या पार्किंग की जो फैसिलिटीज जो है उसको एक्सटेंड किया गया है, या जो खासतौर पर जो इसकी जो टिकट चार्जिंग जो है उसमें भी काफी तरह जो है फर्क देखने को मिलता है। हालांकि इंटरनेशनल लेवल की अगर हम बात करें, यानी कि फॉरेनर्स की अगर हम बात करें तो 300 या 250 के आसपास जो है उनकी टिकट पड़ती है। लोकल्स की अगर हम बात करें तो 100 के आसपास जो है टिकट इसका पड़ता है। आप बच्चों की बात करें तो 30 to 50 जो है उसका रेंज रखा गया है। तो ये अफोर्डेबल प्राइसिंग जो है गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरह से इसको रखा गया है, उससे भी एक बड़े लार्ज सेक्टर को जो है अप्रोच किया जा सकता है, चाहे हम लोकल टूरिस्ट की बात करें या नेशनल या इंटरनेशनल टूरिस्ट की बात करें। तो ये कुछ बेसिक सहूलियात जो है जिनके हवाले से डेफिनेटली इस बाग में जो है आने वाले वक्त में या करंटली भी देखें तो इसमें कभी जो इजाफा जो है वो किया गया है। हालांकि जो इसमें वेराइटीज है वो यूजुअली हर साल जो है उसमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। आज भी जो है 70s की रही है। हालांकि इसमें अगर हम पिछले बरस की भी बात करें और आज की डेट की बात करें तो दोनों टाइम जो है चीफ मिनिस्टर ने खुद इस गार्डन का उद्घाटन किया, खुद उन्होंने वहां पे पूरे इस बाग का मुआयना किया। हालांकि उनकी पूरी जो लीडरशिप है वो भी उनके साथ हमारा पिछले बरस भी थी और आज के बरस भी थी। काफी उम्मीदें उन्होंने दिखाई हैं कि जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को बढ़ावा देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जम्मू कश्मीर और पर्टिकुलरली जब हम श्रीनगर की बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं जिनको अगर डेवलप किया जाता है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में मजीद फैसिलिटीज को जो है उनको एनहांस किया जाता है, ऑब्वियसली हम एक लार्जर स्केल पे जो है टूरिज्म को बूस्ट कर सकते हैं। अगर हम श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें और जब कोई टूरिस्ट श्रीनगर आता है तो ऑब्वियसली उसका जो मूव आउट जो है वो कश्मीर के मुख्तलिफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे सिर्फ एक कैपिटल लेवल पे श्रीनगर को एज अ टूरिज्म लोकेशन बूस्ट किया जा रहा है, बल्कि साथ साथ जो इसके साथ बाकी एलाइड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में, वहां पे भी इसके टूरिज्म को काफी ज्यादा इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर आप इस पर्टिकुलर ट्यूलिप गार्डन की अगर हम बात करें तो यूजुअली इसका जो एक टाइम जो है, इसका जो पीक पीरियड जो है वो मिड मार्च से मिड अप्रैल तक रहता है और करीबन जो पूरा इसका स्पैन है वो 30 डेज का हमें देखने को मिलता है, जिसमें फुल ब्लूम जो है हमें टूलिप्स का देखने को मिलता है। और ये कहीं ना कहीं पे हाई प्रेशर भी रहता है टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी। सभी जितने भी वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं उनको वहाँ पे हैंडल करना, मैनेज करना, केटर करना, उनकी सभी फैसिलिटीज या सहूलियात जो है उनका प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट करना,
तो अगर हम इस पर्टिकुलर गार्डन की बात करें तो जो इसके टुवर्ड्स रोड जो है उनको प्रॉपर्ली मेंटेन किया गया है। जो टिकटिंग सेंटर्स है ना सिर्फ वो ऑफलाइन तरीके से अवेलेबल है, यानी कि उसके लिए काउंटर्स अवेलेबल है, बल्कि ऑनलाइन तरीके से भी टिकट्स जो है वो हासिल की जा रही है। टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ गाइडेंस की जो बूथ्स है वो लगाए गए हैं, खाने पीने का इंतजाम रखा गया है, पार्किंग फैसिलिटी को मजीद आज जो है एक्सपैंड किया गया है। तो कई सारी चीजें जो है आज इस टूलिप गार्डन के हवाले से जो है डेवलपमेंट जिसे हम कह सकते हैं वो हमें सूरत देखने को मिल रही है एज कम्पेयर टू। अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो ऑब्वियसली ये एक उम्मीद जरूर लगाई जा रही है कि टूरिज्म आज हमें श्रीनगर में पर्टिकुलरली जब हम टूलिप गार्डन की बात करें तो हमें लार्जर स्केल पे डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। फिर फिलहाल इसकी शुरुआत की जा चुकी है, लेकिन कितने लंबे वक्त तक ये टूरिज्म जारी रहेगा? कब तक लोग की आमद ट्यूलिप गार्डन में रहेगी? देखिए बिल्कुल ये एक इसका जो पीक पीरियड रहता है वो 30 डेज का होता है और ये मिड मार्च से शुरू होते हुए इसका जो मिड अप्रैल जो है वो इख्तिताम होता हुआ नजर आता है। और मैक्स टू मैक्स जब ये इसका जो एक क्लोजर जो होता है वो हमें 22 ऑफ अप्रैल जो है मैक्सिमम देखने को मिलता है, क्योंकि उसी टाइम पे जो इसका टेम्परेचर जो है विजिबल क्योंकि स्प्रिंग के टाइम पे ज्यादातर देखने को मिलता है। तो जैसे ही टेम्परेचर हाई राइज में चले जाते हैं या जो मानसून की जो सूरत हाल यहाँ पे पैदा होती है तो उसकी वजह से ये दोनों चीजें जो है इन दोनों बल्ब्स पे जो है ये जो टूलिप बल्ब जो है इस पे अपना मनफी असर दिखाती है। तो ये जो एक खास तौर पर एक पर्टिकुलर टाइम रहता है 30 डेज का, जो मिड मार्च से शुरू होके मिड अप्रैल तक रहता है, एक्सटेंडेड टू 22 ऑफ अप्रैल देखने को मिलता है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर टाइम पे ही हमें सबसे ज्यादा जो फ्लो जो है टूरिस्ट का देखने को मिलता है। हालांकि इन 30 दिनों के इस एक्सपोजर के लिए साल जो है सभी गार्डनर्स को मेहनत करनी पड़ती है, चाहे जमीन की फर्टिलाइजेशन की, जोतने की बात करें, बल्ब्स को लगाने की बात करें, इसकी क्लीनिंग की बात करें या इसके एटमॉस्फेयर को क्लीन रखने की बात करें, जमीन को नरम रखने की बात करें, साइंटिफिक जो इसकी मेजरमेंट्स होते हैं उनको मद्देनजर रख की बात करें। तो कई सारी चीजें जो है वो पूरे 11 महीने लगातार 24 आवर जो है इस पे काम किया जाता है, तब जाके इस टूलिप गार्डन के इस एक मंथ के इस जो एक खूबसूरत नज़ारे को जो है पूरा वर्ल्ड देख पाता है। हालांकि ये पूरे वर्ल्ड में मशहूर है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि तीसरे नंबर पे भी अगर आप देखें तो हमें यहाँ पे टूलिप गार्डन वर्ल्ड में देखने को मिलता है जो सबसे ज्यादा खूबसूरत है। ऑब्वियसली इसकी अपीयरेंस, इसकी जो एक मैग्निफिसेंस जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है और खासतौर पर टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से लास्ट ईयर भी कई सारे रंगारंग जो कल्चरल प्रोग्राम्स जो है इस टूलिप गार्डन में ऑर्गेनाइज किए गए थे, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो टूरिस्ट जो है उनको अट्रैक्ट किया करने की कोशिश की गई थी, या वहां पे कुछ मॉल्स भी लगाए गए थे और इस बार भी इस तरह के कुछ जो है लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हमें करंटली इस पर्टिकुलर गार्डन में टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए देखने को मिल सकते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि इस वक्त कश्मीर डिवीजन को बहुत ज्यादा जरूरत है कि इसके टूरिज्म को किसी भी तरीके से रिवाइव किया जाए, क्योंकि पिछले 2-3 जो इंसिडेंट्स जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ गए, उन इंसिडेंट्स की वजह से जो पूरा टूरिज्म का जो फ्लो जो था काफी ज्यादा मुतासिर हुआ था। हम माइनस पे यहाँ पे इसका जो रेशो जो है वो देख रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से इस बरस का एक टूरिज्म का जो कैलेंडर जो है वो शुरू होता हुआ नजर आ रहा है, एक्सपेक्टेड है कि कई सारी मल्टीपल डेवलपमेंट्स हमें श्रीनगर में भी देखने को मिलेंगी और जो अक्रॉस बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स जो है जो वहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनको भी और मजीद जो है उनको प्रमोट किया जाएगा और बूस्ट किया जाएगा। ठीक है वीरू, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ेंगे आगे। और वहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से मौसम बदलेगा। 17 से 20 मार्च तक एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के इम्कान जाहिर किए गए हैं। बता दें कि इस दौरान ईद का चांद देखने में मुश्किलात होंगी। किसानों को मेट डिपार्टमेंट ने सलाह जारी की है। मेट डिपार्टमेंट ने छिड़काव न करने की किसानों को सलाह दी है। 20 मार्च तक छिड़काव से परहेज करने की सलाह दी गई है। पिछले 3 दिनों से कश्मीर के मैदानी इलाकों में लगातार बारिश और ऊंचे इलाकों में ताज़ा बर्फबारी की खबरें मिल रही हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अफसरान के मुताबिक 17 से 20 मार्च तक एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इलाके को मुतासिर कर सकता है, जिससे मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी। वहीं मेट डिपार्टमेंट के अफसरान ने बताया है कि इस दौरान
भारी बादल छाए रहने की वजह से कश्मीर में 20 मार्च को ईद का चांद देखना मुश्किल हो सकता है। वहीं किसानों को सलाह दी गई है कि मेट डिपार्टमेंट के अफसरान ने 20 मार्च तक किसी भी तरह का पेस्टिसाइड या दीगर ज़राई केमिकल का छिड़काव न करें, क्योंकि मौजूदा मौसम की हालत फसलों पर असर डाल सकती है और छिड़काव का असर कम कर सकती है। वहीं मेट अफसरान ने ये इत्तला दी है कि मीडिया से बातचीत के दौरान शेयर किए और किसानों को ये हिदायत दी गई है कि मौसम के सुधरने तक किसी भी तरह का छिड़काव न करें। पिछले कई दिनों से वादी कश्मीर में बर्फबारी और बर्फबारी के साथ साथ मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी देखी गई है और महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में आगे आने वाले दिनों में भी जो मगरबी हवाएं हैं वो जम्मू कश्मीर की ओर आ रहे हैं, जिसके चलते वादी के मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी के साथ साथ एक्सट्रीम पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी। मेरे साथ है महकमे मौसमियात के ऑफिशियल्स, इनसे बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या मौसमी सूरत हाल रहेगी आगे आने वाले दिनों में, जिस तरीके से लगातार हम पिछले कुछ दिनों से बर्फ एक्सट्रीम पहाड़ी इलाकों में बूंदाबांदी मैदानी इलाकों में देखी गई है? शुक्रिया जनाब। जैसे आपने खुद ही कहा कि अगले दिनों में जो आपने पूरा मौसम ही बता दिया कि AQWD जो कल शाम से 17 तारीख के शाम से अप्रोच कर रहा है JNK के ऊपर, उसका असर 20 तारीख तक रहेगा और उसके हिसाब से 18 तारीख के सुबह से 18, 19 और 20 होते हुए 3 दिन ये सिस्टम चलेगा वाइड सेपरेट, यानी कि लगभग 75% से ज़्यादा चांसेस थ्रू आउट JNK में हर जगह बारिश पड़ेगी। ये 18, 19 और 20। हालांकि 20 तारीख को कश्मीर प्रोविंस की बात करेंगे तो कम हो जाएगा, लेकिन जम्मू में फिर भी, जम्मू जो प्रोविंस डिवीजन है उसमें फिर भी 20 तारीख को भी उसका पूरा असर देखने को मिलेगा। फिर 21 और 22 में कादरे क्लाउडी रहेगा 21 को, लेकिन सुबह के वक्त एक हल्का बूंदाबांदी हो सकती है, उसके बाद दोपहर के बाद ठीक होगा इंशाल्लाह। तो क्या एडवाइजरी जो फार्मर्स अभी दवा पाशी करें, स्प्रे करें, उनके लिए क्या कुछ एडवाइजरी है? हाँ, उनसे पहले ही हमने रिक्वेस्ट की थी कि अभी आप ये हॉल्ट पे रखो, दवा पाशी का पूरा माहौल आप हॉल्ट पे रखो, चूंकि मगर आज या कल सुबह की बात करेंगे, कल शाम तक उनको एक लीड पीरियड मिलेगा, आज शाम से दोपहर के बाद, कि वो 24 घंटे का अगर उनको चाहिए टाइम तो इसमें वो कर सकते हैं। आज खुसूसन आज 16 तारीख को दोपहर के बाद कल 4 बजे तक कल शाम तक ड्राई ही रहेगा, तो इस बीच में अगर वो कुछ करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन चूंकि उनको एक और पीरियड चाहिए इसमें ड्राईनेस के लिए, ड्राई होने के लिए, क्योंकि वॉश अवे हो जाता है रेन से, तो असल में एडवाइजरी यही है, हमारी रिक्वेस्ट यही है कि 20 तारीख तक हॉल्ट पे ही रखिए दवा पाशी का, बाकी का जो भी काम है फील्ड्स में वो कर दीजिए। बड़ा त्योहार ईद आने वाली है, तो उस पे क्या सूरत हाल रहेगी मौसम की, क्योंकि नमाज ईदगाहों में अदा की जाती है, तो क्या कुछ एडवाइजरी रहेगी और क्या मौसम रहेगा? एक तो 20 तारीख पे अगर हम 29 से चलेंगे, लेकिन उस दिन कोई चांस चांद का देखने का है ही नहीं। दूसरा ये भी ऊपर से क्लाउडी 100% होगा, तो आप मानिए 0% चांसेस है इसके चांद के। तो 20 तारीख की शाम को होते होते मौसम ठीक हो जाएगा। 21 तारीख के सुबह को मैंने जैसे पहले भी कहा, हल्की बूंदाबांदी 1-2 जगह हो सकती है, उसके बगैर ड्राई ही रहेगा। 21 तारीख को ईद है, 21 तारीख को ड्राई ही रहेगा इंशाल्लाह। चलिए सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये हमारे साथ मौजूद है महकमे मौसमियात के ऑफिशियल्स, इनसे तफसीलन जानने की कोशिश की है। अब वादी कश्मीर में मगरिबी हवाएं चल सकती है, जिसके चलते 17 से लेकर 20 तारीख और 21 तारीख सुबह तक जो है बूंदाबांदी के साथ साथ एक्सट्रीम पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने के भी इम्कानात है। कैमरामैन फिरदौस नजार के साथ मैं आकिब डार, जी मीडिया, श्रीनगर। ऐसी ताज़ा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे आकिब डार जुड़ गए हैं। आकिब, क्या कुछ इम्कानात फिलहाल के लिए जाहिर किए गए हैं? मौसम में एक बार फिर तब्दीली देखने को मिल रही है वादी की? बिल्कुल सदब, जिस तरीके से लगातार पिछले कई दिनों से वादी के मैदानी इलाकों में हल्की बूंदाबांदी और तेज बारिशें भी कई इलाकों में हुई है और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हमें देखने को मिली, जिसमें सोनमर्ग हो, पहलगाम हो या गुलमर्ग हो, इन जगहों पे या दूधपथरी हो, इन जगहों पे हमने बर्फबारी भी देखी है। और अब महकमे मौसमियात के एक और पेशगोई के मुताबिक मगरिबी हवाएं एक बार फिर से यहाँ जम्मू कश्मीर की तरफ आ रही है, जिसके चलते वादी के मैदानी इलाकों में बारिशें और
पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी। 17 तारीख से लेकर 20 तारीख तक जो है या 21 तारीख के मॉर्निंग या 10-11 बजे तक बारिशें रह सकती है और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। ये महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से इससे पहले पेशगोई थी कि मगरिबी हवाएं चल सकती है, उसका खास असर यहाँ पे देखने को मिला है और यहाँ पे बर्फबारी भी हुई है और मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी भी देखने को मिली है। और श्रीनगर में अभी पूरी तरीके से मौसम खुल चुका है और जो दूर दराज इलाके, पहाड़ी इलाके, वहां पे अभी भी बादल छाए हुए हैं, लेकिन श्रीनगर में अब धीरे धीरे मौसम साफ हो रहा है। लेकिन कल जैसे ही दोपहर के बाद एक बार फिर से जो पूरी तरीके से जो बादल है वो छाए रहेंगे और मगरिबी हवाओं का असर कल शाम से ही देखने को मिलेगा। जी सर। जी बिल्कुल ठीक है, आगे तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ेंगे आगे। वहीं जम्मू कश्मीर में ईंधन और जरूरी सामान का लगभग 21 दिनों का काफी स्टॉक मौजूद है। ये जानकारी खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री सतीश शर्मा ने दी है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया पूरे इलाके में सप्लाई पर कड़ी निगरानी रख रहा है और जमाखोरी, मिलावट, ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अगर कोई पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी कसूरवार पाई गई तो उसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। वजीर ने यह भी बताया कि लोगों को राहत देने के लिए केरोसिन की सप्लाई दोबारा शुरू कर दी गई है, जबकि पहले जम्मू कश्मीर को केरोसिन मुक्त इलाका घोषित किया गया था। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत में सरकार जरूरी चीजों का स्टॉक सुनिश्चित करने के साथ साथ सयाहत को भी बढ़ावा देने पर गौर कर रही है। इस सीजन में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन खुलने के बाद रिकॉर्ड सयाहों के आने की उम्मीद जताई गई है। जहाँ तक स्टॉक्स की बात है, मैं पूरी उम्मीद हूँ। मैं खुद दौरा कर रहा हूँ, इनफैक्ट सुबह से निकला हूँ। मैं सुबह 6 बजे का निकला हूँ, कई जगह मैं खुद भी गया हूँ विदाउट प्रेस। तो आई होप एवरीथिंग रिमेन्स कूल एंड काम और पैनिक लोगों को नहीं होना। जो आदमी मतलब वैसे चाहे वो बड़े से बड़ा नेता है, चाहे बड़े से बड़ा अफसर है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों के खादम है, नौकर है, हमें खादम बनकर रहना है। तो मुझे उम्मीद है कि उमर अब्दुल्ला साहब की सदारत में, क़यादत में हम बेहतर रियासत बनेंगे। स्टॉक्स हमारे पास 19 दिन का, 21 दिन का, 17 दिन का अवेलेबल है और कुछ लोग पाए गए हैं मुलव्वस। जो पाया गया उनका लाइसेंस मैं कैंसिल कर रहा हूँ, चाहे वो पेट्रोल पंप है, चाहे गैस एजेंसी है। इस वक्त आपको देश हित में सब कुछ देना है। खैर इन द मीन टाइम वी हैव स्टार्टेड, वी वर केरोसिन फ्री स्टेट। हमने केरोसिन शुरू कर दिया है और उससे भी बहुत हद तक निजात मिलेगी। इंडक्शंस जो थे 2-4 लाख जो भी थे सारे खत्म हो गए हैं। चलो किसी की सेल तो बढ़ी। तो मुझे उम्मीद है कि हमारा मुल्क बहुत ताकतवर मुल्क है, हम इससे निपट लेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर ने आज CSS MIDH 2025-26 के तहत जिला सतही बागवानी मेला मुनाकिद किया। इफ्तितार डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर मिंगा शेरपा ने किया। इसका मकसद नौजवानों को फूलों की खेती से जोड़ना और किसानों को नई तकनीक की जानकारी देना है, ताकि फसलों की पैदावार बढ़े और किसान की आमदनी भी दुगनी हो सके। जितने भी हमारे एग्री अलाइड डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में है, वो आपका फ्लोरिकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, प्लानिंग, मार्केटिंग हो, आपने देखा वेरियस यहाँ पे स्टॉल्स लगे हैं। स्पेशली जो भी एंटरप्रेन्योर्स और जो प्रोडक्ट्स डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में वेरियस स्कीम्स, MIDH हो, HADP हो, JKSIP के तहत जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल स्कीम्स हैं, उसके तहत जो बेनिफिशरीज हैं उनके प्रोडक्ट्स को शोकेस किया गया है। प्लस जो नई टेक्नोलॉजी है इस लाइन पे उसको भी शोकेस किया गया है। तो हम आशा करते हैं कि स्पेशली जो हमारे फार्मर्स हैं, एक जो सक्सेसफुल फार्मर्स हैं, उनको हम लोग कोशिश करेंगे कि मार्केट और दे सके। जैसे आपने देखा कुछ हमारे उधमपुर के होम ग्रोन ब्रांड्स हैं, जैसे जो मसालों के ब्रांड है, पैकेजिंग का मटेरियल है, आप देखा काफ़ी अच्छा है। इसके साथ साथ इनके थ्रू जो बाकी फार्मर्स हैं जो अभी तक इस मूवमेंट से नहीं जुड़े हुए, उनको भी जोड़ने की कोशिश रहेगी कि उनकी भी फार्मर्स की इनकम डबल हो सके। पुलवामा पुलिस ने ड्रग्स से जुड़े एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शख्स की कई इमलाक को जब्त कर लिया है। पुलिस के मुताबिक रकख लाजोरा इलाके के रहने वाले मुख्तार अहमद भट्ट की शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सर्विस स्टेशन, एक बन रहा मकान और एक रिहायशी घर को अटैच किया गया है। ये कार्रवाई साल 2020 में दर्ज FIR के तहत की गई है। इमलाक को NDPS एक्ट की धारा के तहत जब्त किया गया है। बता दें कि ये पूरी कार्रवाई SHO पुलवामा इंस्पेक्टर जहूर अहमद की क़यादत में लंबरदार और मकामी लोगों की मौजूदगी में अंजाम दी गई है। पुलिस ने साफ कहा है कि अब इन इमकाम को बेचना, किराए पर देना या किसी तरीके से इस्तेमाल करना मना होगा। पुलवामा पुलिस का कहना है कि ड्रग्स जैसे जुर्म में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
सांबा जिले के विजयपुर में देहाती ब्राह्मण सभा की एक मीटिंग का एहतमाम किया गया। ये मीटिंग रामपाल शर्मा की सदारत में हुई, जिसमें सभा के युवा प्रधान मोहनलाल शर्मा समेत कई मेंबर मौजूद रहे। मीटिंग में 19 अप्रैल को मनाए जाने वाले भगवान परशुराम जन्मोत्सव की तैयारी को लेकर तफसीली बातचीत की गई है। मेंबरान ने बताया है कि हर साल की तरह इस बार भी भगवान परशुराम जयंती के मौके पर शानदार शोभा यात्रा निकाली जाएगी। मीटिंग के दौरान यात्रा के इंतजामात और उसके रूट को लेकर चर्चा की गई है। सभा के मेंबरान ने लोगों से भी अपील की है कि इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, धार्मिक मौके को कामयाब बनाए। आज की जो ये बैठक है, इसके माध्यम से समस्त समाज को दोनों हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है कि समस्त समाज 19 अप्रैल को जो भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा है उसमें शामिल होकर भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद प्राप्त करे और पुण्य के भागी बने। समस्त समाज को एक बार पुनः 19 अप्रैल को भगवान परशुराम जी का जो जन्मोत्सव है उसकी शोभा यात्रा के लिए निमंत्रण है। सर्व समाज जो है वो इस शोभा यात्रा में शामिल होकर भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करे और पुण्य के भागी बने। भगवान परशुराम की जय। जय भगवान परशुराम जी की। जो आज हमारा जो मीटिंग का उद्देश्य था कि जैसे हमारी भगवान श्री परशुराम की शोभा यात्रा 19 तारीख को अप्रैल को आ रही है, तो मैं सभी समस्त समाज से यही विनती करता हूँ कि सभी इस शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर साथ लें, भाग लें और इस शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाएं। और सभी से यही निवेदन करता हूं कि जो हमारी शोभा यात्रा है भगवान श्री परशुराम जी ये गो ब्राह्मण से निकलेगी और यहाँ से निकल के विजयपुर होते हुए और रामगढ़ से होते हुए फिर वापस यहीं पे आएगी गो ब्राह्मण में, और जहाँ पे जो लंगर की व्यवस्था की हुई है और जहाँ पे भोजन करके फिर उसके बाद अपने अपने घर को जाना है। और सभी अपने जितने भी समस्त समाज के लोगों के यही हाथ जोड़ के विनती है कि 19 अप्रैल को भगवान श्री परशुराम की शोभा यात्रा है उसमें जरूर भाग लें। सोशल वेलफेयर महकमे की डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कनिका गुप्ता के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी है कि कुछ दिन पहले मनवाल इलाके में खेतों से एक नवजात शिशु मिला है और जो इस वक्त महकमे की देखरेख में है। लगातार कई लोग इस शिशु को गोद लेने के लिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से राब्ता कर रहे हैं। इस प्रक्रिया के तहत ही विभाग पूरी जांच पड़ताल के बाद बच्चे को उस परिवार को सौंपेगा जहां उसकी देखभाल हो सकेगी, जो पिछले कई सालों से लगातार महकमे में रजिस्टर्ड है। जो लोग बच्चा गोद लेना चाहते हैं पहली तरजीह उनको दी जाएगी। इसलिए उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वो महकमे के सरकारी पोर्टल में जाकर बच्चा गोद लेने के लिए खुद रजिस्टर्ड कर सकते हैं। में एक मेल इन्फेंट बेबी मिला है फील्ड में, और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो जो बच्चा है वो पुलिस ने वहाँ से रेस्क्यू किया और उसको सेफली जो है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने प्रोड्यूस करके हमारी जो यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी रहती है जिसका नाम है फुलवारी, वहाँ पे वो बच्चा सेफली प्लेस्ड है और ही इज हेल्दी एंड साउंड। उसके कुछ प्रीलिमिनरी हेल्थ चेकअप्स हुए, वो भी ठीक है। आप अब जब से ये न्यूज़ सर्कुलेट हुई है तो काफ़ी सारे कॉल्स मैसेजेस मुझे, मेरी टीम को और इनफैक्ट मीडिया पर्सन्स उनको भी आ रहे हैं ये चीज़ की जानकारी के लिए कि अब इस बच्चे का क्या होगा, हमें अडॉप्शन के लिए दे दो। कोई किसी से फ़ोन करवा रहा है मुझे दे दो ये बच्चा, कोई कह रहा है मेरी बेटी है मुझे दे दो, कोई कह रहा है मेरी शादी को इतने साल हो गए बच्चा मुझे मिल जाए, कोई किसी अफसर से फ़ोन करवा रहा है कि भाई वो मेरा फलाना बंदा इतना बड़ी पोस्ट पे है तो मुझे ये बच्चा मिल जाए। तो यही सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए आज की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है।